नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करते हुए भी जो है हम अपनी क्लास को, अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास नंबर हमारी 9 के अंतर्गत हम जो है करने की कोशिश करेंगे सूफी काव्य धारा से संबंधित प्रमुख सूफी कवि। जितने भी हमारे सूफी काव्य धारा के प्रमुख सूफी कवि हुए हैं, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए घुमा फिरा कर, तो आसानी से उनका सही आंसर दे सको। तो जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य है प्रमुख सूफी कवियों से संबंधित व उनकी रचनाओं से संबंधित सभी तथ्यों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख सूफी कवि जायसी के बारे में, क्योंकि जायसी जो है सूफी कवियों के अंतर्गत, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो है प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। तो सूफी काव्य धारा के जो है प्रतिनिधि कवि अगर पूछा जाए तो कौन है, तो आपको बताइए, जायसी जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। जायसी का जन्म है 1492 ईस्वी। जन्म स्थान है जायस नगर और जन्म स्थान के आधार पर ही जो है इसका नाम जायसी जो है रखा गया। तो ये कई बार पॉइंट पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि किस कवि का नाम उनके जन्म स्थान के आधार पर रखा गया, तो नाम आता है जायसी जी का। तो देखते हैं, जन्म स्थान जायस नगर उत्तर प्रदेश। पिता का नाम शेख ममरेज। प्रमुख काव्य ग्रंथ है जैसे के पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये 3 इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। वैसे तो और भी अन्य है, अन्य विद्वानों के अनुसार माने गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है 3 ही माने जाते हैं ये इनके काव्य ग्रंथ। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि पद्मावत जो ग्रंथ है इनका काव्य ग्रंथ, इनकी प्रसिद्धि का आधार भी रहा है। तो सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ हुआ है इनका पद्मावती है। आगे बढ़ते हैं, जिसकी भाषा अवधी है, अवधी भाषा का महाकाव्य भी माना जाता है। और शैली इसकी प्रबंध है शैली रही है। और शिक्षा साधु संतों की संगति में हुई। वेदांत, ज्योतिषी, दर्शन, रसायन व हठ योग का इन्हें प्राप्त ज्ञान था। उपलब्धि, हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रतिनिधि कवि हिंदी सूफी काव्य परंपरा के या फिर प्रवर्तक कवि भी आप कह सकते हो। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है, तो जयसी जी का ही नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्धि सूफी फकीर शेख मोहिद्दी या मोहिद्दीन के शिष्य थे। ये जायस में रहते थे। जायस इनका जो है रहने का स्थान था, निवास स्थान। कई बार पूछ लिया जाता है, तो जयसी जी का निवास स्थान क्या था, तो जायस नगर इनका निवास स्थान था। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। साहित्य में स्थान, जायसी साहित्य में क्या स्थान रहा जायसी जी का, तो जायसी सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने अपने काव्य प्रबंध शैली में प्रयोग किया है। और मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के संबंध में अनेक मत हैं। उनकी रचनाओं में मत उभर कर सामने आते हैं। उनके अनुसार जायसी का जन्म 1492 के लगभग रायबरेली के जायस नगर नामक स्थान पर हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश में। इनका जो है रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो जायस नामक स्थान पर हुआ। वे स्वयं कहते हैं, जायस नगर मोर स्थानो, जायस नगर मेरा जो है स्थान है जहाँ पर मैं रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। निवास स्थान है, तो ये इन्होंने स्वयं ही कहा है। जायस के निवासी होने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा था। जायसी कहलाई ये जायस के निवासी होने के कारण। ये पॉइंट मैंने आपको कई बार बता दिया, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मलिक जायसी को वंश परंपरा में प्राप्त उपलब्धि थी। जो मलिक मोहम्मद जायसी जो कहा जाता था उनको, तो मलिक क्या थी, उनकी वंश परंपरा का में प्राप्त उपलब्धि थी, और जो सॉरी उपाधि थी भाई। यानी कि मलिक इसलिए लगता था क्योंकि उनकी जो वंश परंपरा में ही लगता आ रहा था मलिक,
इस तरह जो है वंश परंपरा के नाम के अनुसार इनका नाम जो है मलिक इनके नाम के आगे लगाया गया और इनका नाम केवल मोहम्मद था। मलिक मोहम्मद जैसी जैसी और जैसी जो मैंने आपको बताया ही है निवास स्थान के आधार पर रखा गया। बाल्यावस्था में जैसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा का कोई उचित प्रबंध न हो सका। 7 वर्ष की आयु में चेचक से इनका एक कान और एक आंख नष्ट हो गए। ये काले और कुरूप थे। एक बार बादशाह शेरशाह उन्हें देखकर हंसने लगे। तब जायशी का ने कहा कि मोहिका हसीसी के कोहरी, यानी कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो, अर्थात ईश्वर पर हंस रहे हो। तो बादशाह ने इन्हें देखकर जो है जब वे हंसे तो उन्होंने ये इस दोहे के रूप में ये पंक्तियां कही कि मोहिका हंसेसी की मोह कोहरे, तो मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो, अर्थात ईश्वर पर हंस रहे हो। इस बात पर जो है बादशाह बहुत लज्जित हुए। जायसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे थे। इनका विवाह भी हुआ था तथा उनके पुत्र भी थे। ऐसा माना जाता है इनके 7 पुत्र थे भाई और असामयिक मृत्यु हो गई इनके पुत्रों की भी जो है। एक तरह से हम कह सकते हो बीमारी के कारण ही जो है इनके पुत्रों की भी सातों के सातों पुत्रों की इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके 4 घनिष्ठ मित्र थे। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछे जाते। तो वैसे आप जो है जानकारी के लिए ये पढ़ सकते हो। यूसुफ, मलिक, सालार, कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख, ये इनके 4 पुत्र, सॉरी भाई 4 घनिष्ठ मित्र थे जयसी जी के। बाद में जयसी अमेठी में रहने लगे थे और वहीं 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जयसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मंगरा नाम के वन में साधना किया करते थे। वही किसी के द्वारा शेर की आवाज के धोखे में इन्हें गोली मार देने के कारण ही जो है इनका देहांत हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जयसी की प्रमुख रचनाओं के संबंध में हम तथ्यों को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे कोई भी परीक्षा हो, DSSB की परीक्षा हो या फिर KVS की परीक्षा हो या फिर NVS की परीक्षा हो या फिर EMRS की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप अभी हाल ही में होने वाली BPSC की परीक्षा देने जा रहे हो तो सभी परीक्षा या UP TGT PGT परीक्षा हो या UPSI की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं सभी तथ्यों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो ध्यान देना है आपको, सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी और याद भी तभी रह सकते हैं जब आप जो है तथ्यों की बार बार रिवाइज कर तथ्यों की रिवीजन बार बार होगी तो ये तथ्य आपको याद रह सकते हैं। अन्यथा जो है परीक्षा में जब आप बैठोगे ऑप्शन देखोगे तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी। बिना रिवीजन के बिना जो है आप उनको जब तक बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक वे याद नहीं रहेंगे। तो देखते हैं जयश्री की प्रमुख रचनाएं। और एक बात और कहना चाहूंगी भाई साथ साथ कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य किया करो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। साथ में कमेंट करके भी अवश्य बताया करो कि आपको वीडियोस कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। जयश्री की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें पद्मावत की। पद्मावत नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। इसके अंतर्गत जो पद्मावत रचना है ये अवधी भाषा का पहला महाकाव्य अर्थात पहला प्रबंध काव्य माना जाता है और इसमें नागमती, पद्मावत और रतन सेन की प्रेम की कहानी दर्शाई गई है। पद्मावत के पूर्वार्ध की कथा काल्पनिक तथा उत्तरार्ध की कथा ऐतिहासिक मानी जाती है। पूर्वार्ध यानी कि जो पद्मावत के प्रथम भाग की जो कथा है वो एक काल्पनिक कथा रही है, लेकिन जो बाद की हिस्से की जो कथा रही है बाद की कथा वो ऐतिहासिक मानी जाती है। इसका आधार प्राकृत भाषा का ग्रंथ रतन से शेखर कथा माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार। पद्मावत जो
रचना है उस रचना का आधार कौन सी रचना मानी गई है या कौन सा ग्रंथ माना गया है। ये ग्रंथ है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहूंगी। तो आधार ग्रंथ क्या है पद्मावत रचना का? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया रतन शेखर कथा जो है पद्मावत रचना का ग्रंथ आधार माना गया है। यह जायसी की प्रसिद्धि करने वाला ग्रंथ है। ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। यह प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला ग्रंथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला सूफी काव्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो पद्मावत ही माना जाता है, तो ध्यान रखना है। पद्मावत जो ग्रंथ है वो प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला ग्रंथ है। और साथ ही ये भी कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति काल में प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? भक्ति काल में, तो ध्यान रखना है ये जायसी जी को ही कहा जाता है। अगर हिंदी साहित्य में ये पूछ लिया जाए, हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर का कवि कौन है? तो ध्यान रखना है घनानंद जी का नाम आता है। तो इस तरह छोटे छोटे जो पॉइंट है एक दूसरे से मिलते जुलते, उनको आपको साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आप किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन परीक्षा में ना हो। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। इसके दोहा चौपाई की तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में आधार बनाया। जैसे कि कबीरदास जी द्वारा जो है नाथ साहित्य से कुछ ग्रहण किया है और जो है सिद्धों से कुछ ग्रहण किया है। इस उसी प्रकार जो आगे चलकर जो है शगुन काव्य धारा में राम भक्ति काव्य के जो कवि हुए हैं, प्रमुख कवि प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, उन्होंने जो है अपना रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा है उसको किस जो दोहा चौपाई जो शैली में लिखा गया है रामचरितमानस, उसको जो है आधार बनाया है किसका? पद्मावत रचना का ही। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें कवि ने आम बोलचाल की अवधि भाषा का प्रयोग किया है और इसमें ठेठ अवधि भी कही जा सकती है। कवि ने जो है बोलचाल की अवधि भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात ठेठ अवधि है। तुलसीदास की जो भाषा रही है वो साहित्यिक अवधि मानी जाती है। तो ध्यान रखना है ये आपको। इनमें कवि ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इनकी भूमिका विशद उदात्त है। पद्मावत में कुल मिलाकर 57 खंडों का प्रयोग किया है। कई बार पूछा जाता है पद्मावत में कितने खंड है? तो 57। ध्यान रखना है। पद्मावत में कवि ने 7 चौपाई के बाद एक दोहा प्रयोग किया है। और अन्य तथ्य भी जब हम देखें, ये इससे संबंधित भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी की ट्रेजेडी किस रचना को कहा जाता है? तो विजय देवनारायण शाही जी ने जो है पद्मावत को हिंदी की ट्रेजेडी कहा है, यानी कि एक तरह से दुखांत रचना रही है ये, यानी कि जिस रचना का अंत जो है दुख परि दुख से भरा हुआ हो, वही जो है दुखांत रचना कही जाती है। हिंदी की ट्रेजेडी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। तो पद्मावत में जो अंत में जो है अलाउद्दीन खिलजी से बचते हुए जो पद्मावत थी और उनकी जो है कितनी रानियां थी, वे सभी ने जो है जोहर कर लिया था। तो इस तरह जो है इस रचना का अंत एक दुखद भरी कहानी के साथ घटना के साथ हुआ है। तो ध्यान रखना है। विजय देवनारायण शाही जी ने पद्मावत को हिंदी की ट्रेजेडी का नाम दिया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान रखना है कि किसने नाम दिया है हिंदी की ट्रेजेडी? विजय देवनारायण शाही ने। किस रचना को कहा है? पद्मावत को। पद्मावत को प्रकाश पद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेकर आए थे। पद्मावत में विभिन्न पात्रों का रूपक तत्वों का आरोप है, यानी कि जो विभिन्न पात्र हुए हैं पद्मावत में वो किसी न किसी का प्रतीक है। तो जैसे कि चित्तौड़गढ़ जो है वो शरीर का प्रतीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। ध्यान रखना है कि पद्मावत के जो ये पात्र है कौन किसका प्रतीक है।
तो हमें याद कर लेने हैं। ये चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, राजा रतन सेन मन का प्रतीक है, सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती जो रानी हुई है वो बुद्धि का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है, नागमती संसार का प्रतीक है। इस प्रकार से प्रतीकों से भी जो है काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरह जो है कामायनी के अंतर्गत जो पात्र हुए हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, तो इसके भी पात्रों को जो है प्रतीकों के रूप में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है इन दोनों के, पद्मावत और कामायनी पात्रों को प्रतीक के रूप में आपको याद रखने हैं, कौन किसका प्रतीक है। एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो हीरामन तोता वो रह जाता है भाई, वो गुरु का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वीर कथा किसने कहा है? दामोदर कवि ने कहा है अपनी रचना लखन सेन पद्मावती को। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जयसी की पद्मावत रचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा जयसी जी की जो एक रचना और है, दूसरे नंबर पर आती है हमारी अखरावट। अखरावट जो रचना है वो वर्णमाला के एक एक अक्षर संबंधी है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। वर्णमाला के एक एक अक्षरों से संबंधित जयसी जी की कौन सी रचना है? तो अखरावट। ध्यान रखना है। आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन तथा बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम में चित्ररेखा में जो है लघु प्रेमाख्यान है। ये पूछा जाता है जयसी जी की कौन सी रचना एक लघु प्रेमाख्यान है? तो नाम आता है चित्ररेखा का। इसके अलावा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जो है हमें कहरनामा में देखने को मिलता है। ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन जो है मसलनामा में मिलता है, और कहानावत भी जो है जयसी जी की ही रचना है। लेकिन पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचनाएं है। ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा चित्ररेखा, कहर कहरानामा कहरनामा है भाई, ये कहरा नहीं है शायद, मसला मसलानामा और कहानावत, ये सभी रचनाएं भी जयश्री जी की है। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना हमारी मृगावती, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? कुतुबुन जी द्वारा लिखी गई। 1503 ईस्वी इसका समय रहा है। 1503 ईस्वी है भाई, ये ध्यान रखना है, ये ईस्वी है। तो मृगावती के रचयिता कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य, जौनपुर के बादशाह हुसैन सेन के आश्रित कवि रहे हैं। और मृगावती को ही की जो मृगावती ही जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी परंपरा, एक सेकेंड, सूफी परंपरा की प्रथम रचना भी मानी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानी है। कौन सी? मृगावती, जो कि कुतुबुन जी द्वारा लिखी गई है। कुतुबुन के जो गुरु है वो शेख बुरहान है। कुतुबुन चिश्ती वंश में जो ये लिखी गई रचना है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है एक रचना मधुमालती, सूफी काव्य धारा की ही प्रमुख रचना है मधुमालती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1545। इनके रचनाकार मंजन कवि है। इनके नायक जो है वो मनोहर है, नायिका का नाम मधुमालती है। तो ये नायक और नायिका से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जितनी भी सूफी रचनाएं हुई हैं उनके जो नाम है वे लगभग लगभग है जो है सभी नायिका नायिका के नाम के आधार पर रखा गया है।
लगभग लगभग सभी रचनाओं के नाम नायिका के नाम के आधार पर रखे हैं। एक दो नाम ऐसे हैं जो सूफी जो रचनाएं हैं वे नायक के नाम पर लिखी गई। नायक के नाम के आधार पर जो रचना है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है किस रचना का नाम सूफी काव्य धारा की जो रचनाएं हुई है किस रचना का नाम उनके नायक के नाम पर रखा है। भाई नायक के नाम पर कौन सी रचना ऐसी है जो नायक के नाम पर है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके अवश्य बताना है। तो देखते हैं आगे अगला पॉइंट हमारा, इनके सहनायक और सहनायिका चंद्र ताराचंद और जो है प्रेमा है। तो इस रचना में मधुमालती जो रचना है मंजन कवि द्वारा रचित, तो उसमें नायक और नायिका तो मनोहर और मधुमालती है, लेकिन इसमें जो है सहनायक और सहनायिका भी है। सहनायक है ताराचंद और सहनायिका है प्रेमा। पहला सूफी काव्य इसमें नायक को बहुपत्नीवादी नहीं दिखाया गया, यानी कि नायक को जो है जैसे कि पद्मावत के अंतर्गत हमें देखने को मिला था कि एक जो है एक नायिका पद्मावती है तो एक नायिका नागमती है, यानी कि एक राजा की दो पत्नियां थी। तो इस तरह जो है इस रचना में हमें देखने को नहीं मिलता कि इसमें नायक को बहुपत्नीवादी ज्यादा रानियां नहीं, ज्यादा पत्नियां नहीं है नायक की, एक से अधिक पत्नी नहीं है। तो ये इस जो है इस काव्य धारा में हमें इस काव्य में यानी मधुमालती रचना में हमें देखने को मिलता है कि इसमें केवल एक ही पत्नी है नायक की, जो है एक ही पत्नी, बहुपत्नीवादी नहीं है। इसमें नायिका माँ के शाप के कारण क्या बन जाती है, पक्षी बन जाती है। इनकी भाषा अवधी है। लगभग लगभग सभी रचनाओं की भाषा सूफी जो रचनाएं है वे सभी की भाषा अवधी ही रही है। इसमें कड़वक शैली का भी प्रयोग हुआ है। इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया। आगे बढ़ते हैं, चित्रावली रचना की बात करते हैं। 1613 ईस्वी ईस्वी है भाई, ये ध्यान रखना है। सूफी कवि उस्मान जो है इसके रचयिता है। उस्मान चिश्ती वंश परंपरा के हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। इनके गुरु हाजी बाबा थे। चित्रावली के रचयिता कौन थे? उस्मान थे। इनके नायक सुजान और नायिका का नाम जो है चित्रावली है। अमर होने की इच्छा के लिए इनकी रचना की गई ऐसा माना जाता है। इनके गुरु हाजी बाबा थे, तो ये हम देख ही चुके हैं। अन्य कवियों को चित्रावली से पढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी। उस्मान ने जो है अन्य और कवियों को भी चुनौती दी कि आप चित्रावली से बढ़कर कोई प्रेम कथा लिख करके दिखाओ, जाकी बुद्धि होई अधिकाय आन कथा एक कहे बनाई, यानी कि जिसकी बुद्धि में जो है अधिक, यानी कि जो जिसकी बुद्धि चतुर है कह सकते हैं, या जिसकी बुद्धि अधिक है, या एक कथा जो है इस तरह की कह करके बताओ। ऐसा जो है चैलेंज चुनौती जो है उस्मान द्वारा दी गई थी। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। उन्होंने फारसी भाषा में रोज़तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक पंजाबी को माना है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम इस शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? सूरदास नामक पंजाबी कवि हुए हैं एक। ये वे सूरदास नहीं है भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के सूरदास नहीं है भाई, ये सूफी काव्य धारा में आते हैं। सूरदास पंजाबी, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और शुक्ल ने इन्हें ही जो है एकमात्र हिंदू कवि माना है सूफी काव्य धारा परंपरा के। वैसे तो जो है ईश्वर दास भी, जिन्होंने सत्यवती कथा की रचना की, ये भी हिंदू कवि हुए हैं, लेकिन शुक्ल के अनुसार ये नहीं माने गए। केवल जो है सूरदास को ही इन्होंने माना है, तो ध्यान रखना है। जो शाहजहां या का समकालीन था, नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। कई बार पूछा जाता है नल दमयंती नामक प्रेम कथा किसकी रचना है? तो सूरदास नामक एक पंजाबी कवि की। इसके अलावा बात करें, अंतिम कवि है हमारा जान कवि सूफी काव्य परंपरा का। तो जान कवि प्रथम हिंदी कवि माने जाते हैं। इन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लेले मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा थी।
जान कवि 78 ग्रंथों की रचना इन्होंने की, जिसमें 29 प्रेमाख्यान है इनके। इसमें प्रमुख कथा रत्नावली, कथा कलावंती, कथा कलंदर तथा कथा दमयंती, कथा रूपमंजरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया, जैसे कि इन्होंने जो है सूरदास नामक एक पंजाबी कवि हुए हैं, उनको हिंदू कवि माना है, और ईश्वरदास को इन्होंने जो है भक्ति काल में किसी भी धारा में नहीं रखा। कि इन्होंने शुक्ल जी ने सन 1943 में दक्षिण शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी हिंदू के गुलशन इश्क नामक से एक प्रेम कथा लिखी। आज की क्लास में केवल इतने ही सूफी कवियों से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 10 के अंतर्गत। देखते हैं क्या करते हैं। भक्ति काल के ही कुछ पॉइंट तथ्यों को हम करेंगे, या फिर जो है प्रश्न उत्तरों को करने की कोशिश करेंगे, या भक्ति काल में जितने भी प्रमुख संप्रदाय है उनको करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।